ये भी हिमालयन कुंभ है एक तरह से। कुंभ तो लोग कहते हैं, कुंभ तो है। 30 लाख लोगों ने 2014 में भाग लिया और टोटल जो यात्रा है वो 280 किलोमीटर 22 दिन में पूरी होती है। तो भारत का प्रधानमंत्री भी उस यात्रा को अकेले दूसरे के भरोसे नहीं। और जब हम नंदा देवी को विदा कर रहे होते हैं तो किसी देवी को नहीं विदा कर रहे होते हैं। बेटी एक छोटी सी थी, गौरा कैलाश में बहुत दुखी हुई, फिर मायके गया। एक छोटी सी उम्र में लड़की को ससुराल भेज देना बहुत बड़ा ट्रॉमा पैदा करता है। सबसे बड़ा इश्यू 2026 में जो उठने वाला, आप कितने लोगों को भेज सकते हैं ऊपर? लिमिट होनी चाहिए। जैसे शिला समुद्र के बाद ऊपर जो पूरा होमकुंड का ग्लेशियर है जी, वो पूरा अनस्टेबल है, उसमें कभी भी आप सिंक कर सकते हैं, वो नीचे जा सकता है। 4 सिंह के खाड़ों का मतलब है विशेष किस्म का है। जैसे हम इस खाड़ों को विदा करते हैं तो धीरे धीरे वो अंदर घाटी में गायब हो जाता है। मैं घर में बताते थे कि वहाँ डेड बॉडीज पड़ी रहती है, उन लेक के पास डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं, बहुत पिशाच की तरह रहती थी। और उसके और ऊपर जैसे रूपकुंड में वो लोग चढ़ रहे थे, लोहा सार ओला, लोहे के समान बड़े बड़े ओले सबके सरों में गिरे, सारे के सारे लोग मर गए। आप सुन रहे हैं क्यूरियस कॉर्नर बाय अंकिता और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की देवी माँ भगवती नंदा देवी और उनसे जुड़ी नंदा देवी राजजात के बारे में, जो सिर्फ रिलीजियस जर्नी नहीं है बल्कि कल्चरल और इमोशनल इम्पोर्टेंस भी रखती है। हर 12 सालों में होने वाली इस 280 किलोमीटर लंबी दुर्गम यात्रा को हिमालयन कुंभ भी कहा जा सकता है। 4 सींग वाले खाडू यानी 4 हॉर्न रैम के सिग्निफिकेंस, मां नंदा देवी की विदाई और उससे जुड़ी लोक कथाओं के पीछे छुपे उस गहरे भाव को जानेंगे प्रोफेसर DR पुरोहित से, जिन्होंने उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर ब्रह्मांड चक्रव्यूह नंदा जागर को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देने में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए चलते हैं दुनिया की सबसे लंबी पिलग्रिमेज यात्रा पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोग कहते हैं कि नंदा देवी पहाड़ की बेटी है, भगवान है, एक पीक भी है, बहुत सारी भावनाएं नंदा देवी के पीछे जुड़ी हुई हैं। और जब बात नंदा देवी की होती है तो सबसे पहले मुझे दिमाग में आपका नाम आता है, क्योंकि कल्चर प्रिजर्व करने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए नंदा देवी को आपने उस लेवल पे पहुंचाया। आपने इतनी रिसर्च इसके बारे में करी है, तो आपसे बेहतर कौन इसके बारे में जानकारी दे सकता है। मेरा सवाल है कि नंदा देवी की कहानी क्या है? देखिए, नंदा देवी एक बहुत बड़ा कल्चरल इकोसिस्टम है। इसकी एक कहानी तो हमारी पौराणिक और शास्त्रीय कहानी, और दूसरी उसके पैरेलल क्षेत्रीय कहानी। तो देखिए, शास्त्रीय हमारे, जब हम नंदा देवी की बात करते हैं तो शास्त्रों की बात जरूर करते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है? तो शास्त्रों में नंदा देवी का जो वर्णन है, एक तो हरिवंश पुराण में या श्रीमद् भागवत पुराण में है, जो कंस ने उसका देवकी का 8वां गर्भ मारना चाहा, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि 8वें गर्भ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वासुदेव ने और नंद ने तो अपनी बेटी इधर दे दी थी और उसने अपना बेटा उधर दे दिया था। तो कंस उस बेटी को मारने के लिए जब पहुंचा 8वें गर्भ को, जो देवकी के पास थी, पत्थर पे जब उसको पटक रहा था तो उसके हाथ से छिटक गई और छिटक करके हिमालय में मेरू पर्वत पे पहुंच गई। और चूंकि वो नंद की बेटी थी तो उसका नाम नंदा था। तो मेरू पर्वत पे जहां वो एक देवी बन के स्थिर हो गई और जहां से उसने बहुत से आकाशवाणी की कि देख कंस, मैं तो यहाँ आ गई हूँ, लेकिन तेरा दुश्मन पैदा हो चुका है, तुझे मारेगा, तू बच नहीं पाएगा। तो मेरू पर्वत पे जब से वो देवी नंद की बेटी था, इसलिए नंदा कहलाई, इसलिए नंदा कह रहा है। उससे तब उसके बाद वो मेरू या सुमेरु पर्वत हिमालय का नंदा पर्वत, नंदा देवी पर्वत हो गया। ठीक है। अब नंदा देवी पर्वत से वो किस तरह से लोक में आई, उसकी कोई स्पष्ट कथा तो है नहीं। लेकिन अगर आप उसको लोक में देखिए, लोग कोई भी उसको नंदा नहीं कहता, लोक में हर जगह वो गौरा है। अच्छा। कुमाऊं में गमरा है, गढ़वाल में गौरा है, गौरा के रूप में उसके पूरे जागर हैं। दूसरा ये है कि नंदा कैसे पैदा हुई। अगर आप उसके जागर सुनिए, अल्मोड़ा के जागर सुनिए जो छानी गांव के लोग आते हैं, या लाता के जागर सुनिए जो शुरू से गाए जाते हैं, नौटी के जागर सुनिए, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई वो जागरों में कहानी सुनाई जाती है, और किस तरह से नंदा
मैं बड़ी होकर जब उसको अपना पति नहीं मिला कहीं भी दुनिया में, अपने को 2 हिस्से में विभक्त करके एक हिस्सा कैलाश में फेंक दिया और एक हिस्सा रसासो में फेंक दिया। उन 2 हिस्सों से रसासो में गौरा पैदा हुई और कैलाश में ईश्वर राजा पैदा हुआ। शिव नहीं कहते हैं, ईश्वर राजा कहते हैं। कैलाश में ईश्वर राजा पैदा हुए। अब जब गौरा बड़ी हो गई इधर हेमंत ऋषि के घर में, तो नारद उनके घर में पहुंच गया जब वो 12 साल के हुए कि आप शादी करवाने ली। उधर उसने कहा हमारी बेटी को कैसे मैं कहाँ पति ऐसा मिला इतनी सुंदर बेटी। जन का नमन पौनी नहीं बल देवन से बाऊ, जन का न हमन ब्योनी नहीं बल देवन से बाऊ हमन पौनी। उसने कहा हाँ है एक। नारद ने कहा कैलाश में भगवान शंकर है। तो बड़ी उनकी शादी का भी अजीबो गरीब वर्णन आता है। शादी हो गई। उसके बाद गौरा कैलाश में बहुत दुखी रही। अब कैसे दुखी रहने लगी अपने मायके की याद, मेरे सासू की याद। अब यहाँ पे लोग पक्ष सामने आता है। ठीक है, लोग पक्ष क्या सामने आता है? हमारे पहाड़ की, हमारे गढ़वाल और कुमाऊं की जो महिलाओं को जीवन में कष्ट थे ससुराल में, ससुराल और मायके का जो अलगाव था, जो नॉस्टैल्जिया था, जो खुद थी, वो पूरी की पूरी खुद को हमारी महिलाओं ने उन जागरों में प्रक्षेपित कर दिया है। गौरा वैसे ही रोती है ससुराल में जैसे हमारे यहाँ की महिलाएं रोती थी। वो कहती है कि 7-5 बहनों में मैं वही कुलाड़ी थी। 7-5 बहनें जो मेरी हुई थी, जिनकी शादी हुई थी, सबसे अप्रिय मैं हुई मेरे माँ बाप को, जो इन्होंने मुझे कैलाश में मेरे और इस कैलाश में यूं को बिछोड़ या यूं को दसाना। सोना है इसमें, बर्फ में है, ओढ़ना बर्फ को है, चारों तरफ कहीं भी कोई वनस्पति नहीं है उनाने के अलावा। हर समय अंधेरा ही अंधेरा है, ऋण झुणिया मास से 12 मास से घूरे, हर समय बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश होती रहती है। तो मैं कष्टों में इन्होंने मुझको दे दिया है। इसलिए वो एक गीत गाती, वो अब हमारे जागरों में गीत गाया जाता, बहुत लोकप्रिय गीत है इन जागरों का, 7-5 बहनियों में मैं हुई उलाड़ी। अब जो ये नॉस्टैल्जिया हमारे समाज में चारों तरफ फैला हुआ है, तो ये पहाड़ों की जो महिलाएं हैं उन्हीं की आप बीती एक तरफ, उन्हीं की आप बीती गौरा के जागरों में। ससुराल वही भगवान शिव की भांग घोटी घोटी मेरा हाथ पड़े अच्छा हुआ। भांग को घोटते घोटते छाले पड़ गया हाथों में, और भगवान शंकर को दया भी नहीं आती। मेरी जो अंगिया थी घिस घिस करके फट फट के यहाँ पे पौनी तक आ गई है। मेरी जो घाघरी थी फट 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 घुटने तक आ गई है। और ये लोक कथाएं हैं या इनका विवरण कहीं है? किसी लोग जागरों में गाया जाता है, हर वर्ष गाया जाता है। तो ये ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन, और ओरल ट्रेडिशन जो है वो भगवती नंदा का जो शास्त्रीय ट्रेडिशन है, जिसकी प्रधानता कुमाऊं के जागरों में है। वहां भी ऐसा नहीं है कुमाऊं के जागरों में उसी की प्रधानता है। कुमाऊं में 7-8 का एक जागर होता है। 7वें और अष्टमी और सप्तमी के दिन एक जागर कुमाऊं में हर गांव में गाया जाता था। 7-8 तो अपने मायके आ जाती है भाग के कष्ट में। और उसकी भाभियां कहती तुम कैसे आ गई बिना बुलाए यहाँ? ये भूख भादो हो गौरा मैं तो ऐसी। ये भूखे भादो सूखे सावन भादों में तुम्हें मायके आ गई। अगर चैत के महीने आती तो तुम्हें उमी खिलाती, गेहूं की उमियां खिलाती। और अगर असूज के महीने आते तो सरोली बुकौनी, सरोली कहते हैं वो जो जिसको हम लोग चूड़े कहते हैं, चूड़े खाती। तो उसको दुखी करती है गौरा को। गौरा जब उनको शाप देने लगती है तो कहते तुम सब कुछ ले जाओ लेकिन ये शाप को वापस करो। ये एक गीत इसमें लोक में चलता है। तो लोक की गौरा जो शास्त्र की नंदा से थोड़ा सा अलग है। और ये शास्त्र की नंदा लोक की गौरा का मिलन होता है कहाँ? पातर नचौनियों में। अच्छा। जब राजा जसधवल, जिसके रूपकुंड की कहानी है, अपने पूरी फौज पटांग के साथ नर्तकियों को नचाता है पातर नचौनियों में, तो भगवती कुपित होके, नाराज होके, अपनी शक्ति का परिचय देके सबकी सब नर्तकियों को पत्थर में बदल देती है। तो ये उसका लोक और इसका मिलन ऐसी जगहों पे हो भी जाता है। गौरा की आप अगर आप उसको पढ़िए, विलियम एस सेक्स के द माउंटेन गॉडेस, जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन गढ़वाल, सेंट्रल हिमालय, उसको पढ़िए तो उसमें इसने पूरा यही स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। ये जो
औरतों के दुख दर्द हैं, मायके और ससुराल की जो एम्बिवेलेंस है, जो सेपरेशन है, जो ट्रॉमा है, एक छोटी सी विरह एक छोटी सी उम्र में लड़की को ससुराल भेज देना बहुत बड़ा ट्रॉमा पैदा करता है। आप कल्पना कीजिए 8 साल की लड़की कल शादी हो गई, ससुराल में रहने लग गई, बेचारी को बाकी उसको मायके आने का मौका नहीं था। इतना उसको खुद अपने मायके ही लगती थी कि अगर मायके का कुत्ता भी आ गया वो भी प्यारा लगता था। चिड़िया आ गई, कुत्ता आ गया वो भी प्यारा लगता था। उस नौसेलिया में वो जीती थी। उसी नौसेलिया का पूरा वर्णन नंदा देवी के जागरों में। और जब हम नंदा देवी को विदा कर रहे होते हैं तो किसी देवी को नहीं विदा कर रहे होते हैं, बेटी को विदा। अपनी बेटी, छोटी सी बेटी, बड़ी भी नहीं, छोटी है, बड़ी उम्र की नहीं है। तो मैंने अपनी कई भाभियों को जो जागर सुनाती हैं अपने नंदा देवी के गांव में जी, तो उनको पूछा, भाभी जी आपको, एक तो हमारी है दक्षिण काली है, उसकी जो आप पूजा करती हैं, और ये नंदा देवी है, आपको कभी सपने में कभी को दिखती है ये? कहाँ दिखती है? तो कैसे दिखती है? ये तो बहुत बड़ी दिखती है। कौन? जो दक्षिण काली है। अच्छा, लेकिन गौरा छोटी छोटी लड़की दिखती है, कन्या रूप में दिखती। उन जागरों की वजह से गौरा की, नंदा देवी की पॉपुलैरिटी है, नंदा राज जात की पॉपुलैरिटी है जी। 2000 की नंदा राज जात में वही गीत जब नेगी जी ने गाया, पहले तो महिलाओं के मुंह से लोग गांव में सुनते थे, कोई जानता था कोई नहीं जानता था। नेगी जी के जाने से आम जनमानस तक वो मिथक, वो नैरेटिव पहुंच गए जी, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़। नंदा देवी राजजात पे भी सर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, नंदा और सुनंदा दोनों का वर्णन है। देखिए नंदा और सुनंदा इस बारे में लोग ढंग से समझते नहीं चीजों को। चंद्रवंशी राजा, किसी नाम नहीं है कि इस चंद्रवंशी राजा की बेटी थी सुनंदा जी। सुनंदा नहीं थी, एक बेटी थी जिसको एक राक्षसी किस्म के भैंसे ने कुचल के मार दिया था। ये अल्मोड़ा की कहानी और कहीं की कहानी नहीं है। अच्छा। अब जब उसको मार दिया तो उसने उस बेटी की एक मूर्ति बना करके नंदा के बगल में उसकी भी स्थापना, जिसने था ये भी देवी हो गई। ठीक है, तो नंदा सुनंदा की जो मूर्ति बनाई जाती है, जो दो मुखौटे बनाए जाते हैं, या तो नैनीताल में बनाए जाते हैं, अल्मोड़ा में बनाया जाता है, कुमाऊं में भी कहीं नहीं, दूसरी जगह कहीं नहीं बनाया जाता। तो नंदा सुनंदा की कहानी एक लिमिटेड एरिया तक लोग जानते हैं। और वो कुमाऊं चंद राजा की किसी कन्या की कहानी, वो सुनंदा बन गई थी। बाकी कहीं आपको सुनंदा डंगोली में नहीं मिलेगी, जहाँ भगवती नंदा के इतना बड़ा मंदिर है ग्वालदम के नीचे कुमाऊं में। आपको मुनस्यारी में नहीं मिलेगी, मिलम में नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। नंदा देवी राजजात सिर्फ एक पिलग्रिमेज यात्रा नहीं है, जैसे आपने बोला कि बेटी को विदा करने का एक विरह है। ज्यादातर हम देखते हैं यात्रा में सब रोते बिलखते रहते हैं, अपनी बेटी को विदा करते हैं, वो दर्द हम यात्रा में देखते हैं, सबके आता है वो। जी जी। ये एक तरह के वॉल्यूम 6 कहता है, एक तरह का री इनेक्टमेंट ऑफ द पोस्ट मैरिटल जर्नीज ऑफ नंदा देवी। शादी के बाद जो उसके बाद जो बार बार अपने ससुराल जाते थे, उस यात्रा का री इनेक्टमेंट है नंदा देवी राज जात या कोई दूसरी जात। जैसे कुरूड़ की जात, हर साल कुरूड़ से 3 डोलियां निकलती। जात मतलब यात्रा कुरूड़ की नंदा देवी की जो यात्रा है, वहां से 3 डोलियां निकलती हैं हर वर्ष। अच्छा। बड़ी बड़ी यात्रा होती है। एक यात्रा सीधे बेदनी तक जाती है, दूसरी नंदा देवी की यात्रा जाती है घोड़ा रामणी के ऊपर बालपाटा बुग्याल तक जाती है जी। और तीसरी यात्रा जाती है वहां से निकल करके बंड पट्टी जो पीपल कोटी के पास है, पूरे इलाके में घूम करके फिर आगे नरेला बुग्याल चली जाती है। तो ये तो एक तो बड़ी है नंदा देवी राजा, तो बड़ा इनेक्टमेंट है। वो छोटे छोटे इनेक्टमेंट हर साल जगह जगह होते रहते हैं। और इन्हीं इनेक्टमेंट्स को देखे, इन्हीं अनुष्ठानों को देखते हुए 9वीं सदी में शालीपाल कहते हैं, हिस्टोरिकली बहुत वेल एस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि जो रूपकुंड की डिस्कवरीज है कुछ वो दूसरी तरह निकल नहीं दे रहे थे। तो उसको ये जो इन्हीं छोटी छोटी यात्राओं को देखते हुए 9th सेंचुरी में शालीपाल ने कहा तो भैया ठीक है, तुम हर साल अपनी यात्राएं निकालते रहो, लेकिन 12 साल में मेरी यात्रा निकलेगी। क्योंकि उसको उसमें एक राजनीतिक लाभ दिख रहा था। राजनीतिक लाभ क्या था? पॉलिटिको कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ हिज रेजिम, ऑफ हिज किंगडम, छोटा जो किंगडम था।
उसका विस्तार करने के लिए उसने कहा 12 साल बाद हमारे साथ चलेंगे सारा। इसीलिए 12 साल में होने का हाँ, significance इसलिए नहीं, सिलसिला तो 12 साल को और भी है, लेकिन 12 साल के हमारे यहाँ जो बृहस्पति की परिक्रमण की दशाएं होती हैं, चक्रमण की दशाएं होती हैं, वो 12 साल में पूरी होती है। इसीलिए कुंभ भी 12 साल इसलिए में कुंभ होता है। हर चीज 12 साल में, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ ज्यादातर देवी देवताओं की यात्रा 12 साल बाद होती ये भी हिमालयन कुंभ है एक तरह से। है। कुंभ तो लोग कहते हैं, कुंभ तो है ही, क्योंकि कुंभ इसलिए है कि इसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। 12 साल बाद होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। 2000 में 502 या 504 देवी देवताओं की टोलियां भाग ले रहे थे, तो जब और नंदा को विदा 35 करते हैं- लाख लोगों ने 2000 में, इसमें 2014 में भाग लिया। तो छोटा मोटा तो है नहीं, बिल्कुल। लेकिन इससे संबंधित छोटी मोटी और भी यात्राएं, जैसे मैंने कहा, वो उसकी है उफराई देवी की यात्रा। उफराई देवी जो है नौटी में भगवती नंदा की स्थापना से पहले स्थापित देवी थी। पहले उसकी यात्रा होती है ऊपर उफराई ठाक पर, उसको कहते हैं मौडवी। हर माँ पे एक डब्बी, हर माँ पे एक डेगची भात बनाएगी। हर माँ, हर परिवार एक डेगची भात बनाएगा ऊपर जंगल में, और भात बना करके चौसे के साथ पत्थरों में खाएगा। उस यात्रा में ये थालियों में नहीं खाया जाता है, पत्थर में खाया जाता है पूरा खाना। आज भी पत्थरों में खाया जाता है, कोई थाली नहीं है। पत्थरों में छोटे छोटे गोल गोल धरातल उभरा हुआ है, पकड़ो भैया इसको, दाल गिर रही, जो भी हो रहा है उसी में खाया जा रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं मौडवी, उफराई देवी की जाती है। और पत्थर में क्यों खाया जाता है सर? जंगल में भगवती का अनुष्ठान हो रहा है, वहां पे कोई पत्थर वत्थर ले जाने की तो सुविधा है नहीं, इसलिए पत्थरों में ही खाया जाता है। उससे आज तक भी खाया जाता, अब जबकि सुविधाएं भी हैं फिर भी पत्थरों में ही खाया जाता है। उफराई देवी का भी एक अपनी कहानी है। कहते हैं कि उसकी शादी रतवा पडियार मतलब भगवान से उसकी शादी हुई थी उफराई देवी की। तो उसमें गाना ही ऐसे गाता है, रतवा पडियार की जाता है आज में, कख बोलो रतवा पडियार, कख भोला भोला भंडारी। 12-13 गाँव की वो भी एक यात्रा होती, लेकिन इट इज अ मस्ट। राजजात से पहले मौडवी होना एक कंपल्सरी रिचुअल है, वो मस्ट है, उसके बिना राजजात अधूरी नहीं हो सकता। इट शोज द प्रेसिडेंस ऑफ नंदा देवी ओवर द रिचुअल्स ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ उफराई देवी ओवर द रिचुअल्स ऑफ नंदा देवी। तो लोकल डीटी का, लोकल डेटी नहीं, वो नंदा देवी का एक रूप था जो नंदा देवी से पहले यहाँ पे नौटे में स्थापित। और आपने कहा कि 500 से ज्यादा देवी देवता इसमें इंक्लूड होते हैं, वो जगह जगह पे देखें उसमें तो क्या हर देवता विदाई कर रहा होता है या सब शामिल विदाई होता है? करके आता है, सब लोग रोके आते हैं। दो तो उसकी मेन ट्रिब्यूटरी हैं। सबसे पहले है कुरूर की देवी की यात्रा जो हर साल चलती है, और दूसरी यात्रा आती है अल्मोड़े से। 2 मेन ट्रिब्यूटरी है, और एक तीसरी छोटी सी आती है, उसको डंगोली कोटमाई है एक देवी, उसकी कटार आती है। अच्छा, ठीक है, कटार लेके लोग आते हैं, और वो कटार ऊपर वार से जाके फिर वापस आ जाते, क्योंकि उसको नीचे अष्टमी में नीचे शामिल होना पड़ता है अपने ही गांव में उस कटार को। सर कितनी लंबी ये यात्रा होती है और किस इलाके से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, एक बार इसके बारे में बताइए। ये यात्रा ये है राजजात जो राजा ने शुरू की, ठीक है, जिसमें पूरे राइट्स, हकूक, दस्तूर राजा के, किसको कहाँ पे कितना पैसा देना है। रूप कुंड में सुतोल वाले लोग जो लोगों को पार कराते थे, एक जमाने में पैसा फिक्स था, इनको पता नहीं कितना आना हर एक आदमी को उनको देना पड़ता था। 1 रुपए से कम था वो दस्तूर वो राजा को देना है। कहीं पे कौन पुजारी है वहां पे राजा को देना है, क्या व्यवस्था करनी है राजा को देना है। राजा अपने हुक्म जारी करता था अपने 14 सयानों को, ये राजजात आ रही है, रहने खाने की व्यवस्था सब आपकी है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है नौटी से, राजजात नौटी से शुरू होती है। वो जो राजा के राजवंशी कुंवर हैं जो कांसवा में रहते हैं, वो लोग छमतोली लेके आते हैं नौटी। जब वो छमतोली लेके नौटी में आ जाते हैं, उसके बाद राजजात सो। छंतोली मतलब छत्र, एक छत्र है, एक वो राज छत्र भी है, और इस तरह से क्योंकि एक छंतोली नहीं आती, वो सैकड़ों आती हैं जी। उसमें 12 की ब्राह्मणों की छंतोली आती है, उसमें 14 सयानों की छंतोली आती है, उसमें छोटी छोटी जहाँ जहाँ नंदा देवी के मंदिर है वहां से छंतोली या छत्र आते हैं।
तो दोनों चीज है, वो छत्र भी है और पानी से बरसात से बचने का साधन। अच्छा। रिंगाल के जी, रिंगाल की बने हो। रिंगाल की बनी होती है, उसके ऊपर कपड़ा लगा होता है या भोजपत्र लगा होगा। अच्छा। इधर नोटी की तरफ से जो छंतोली जाएंगे उन पे कपड़ा लगा होगा, लेकिन जो कुरूड़ की तरफ छंतोली आएंगे उन पे भोजपत्र होता है। अच्छा, हर एरिया का अपना सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस। और ये कहाँ से होते हुए कहाँ तक पहुँचती है? देखिए, नोटी से होते हुए शुरू होती है और बीच बीच में इसके पड़ाव पे। जी। वैसे हर यात्रा के उसके कुरूड़ की देवी के भी पड़ाव है, अल्मोड़ा की देवी के भी पड़ाव है, लाता की देवी के भी पड़ाव हैं। जो चार डोलियां भी आती हैं उसमें, और दसम द्वार की देवी का, लवानी की देवी का, इनके भी अपने पड़ाव हैं। तो नोटी से स्टार्ट हो, लेकिन नोटी के पड़ाव की अगर बात करें तो नोटी से वो चलते 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 आखिरी पड़ाव होम कुंड में होता है। उस जो है आधा 280 का आधा किलोमीटर, 140 किलोमीटर हिमालय में यात्रा चलती है। और टोटल जो यात्रा है वो 280 किलोमीटर की। नोटी टू होमकुंड और होमकुंड से फिर नोटी तक 280 किलोमीटर की 22 दिन में पूरी होती है यात्रा। 22 दिन में 280 किलोमीटर। 22 दिन तक लोग चलते रहते हैं, पैदल चलते रहते हैं, नंगे पांव चलते रहते हैं हिमालय में। 8 पड़ाव तो ऊपर है हिमालय में, जहाँ कोई खाने वानी, कोई रहने, कोई व्यवस्था नहीं, कोई मकान नहीं है। चौसिंग्या खाडू जिसके 4 सिंह होते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? 4 सिंह के खाड़ों का मतलब है विशेष किस्म का एक खाग है। 4 सिंह होना एक फ्रीक होता है। जो शेफर्ड्स होते हैं, माउंटेन शेफर्ड्स, वो लोग जानते हैं कि उनके इतने खाड़ों के 2 सिंह तो बड़े होते हैं, 2 छोटे छोटे। कभी खाड़ू कहता है मेल हॉर्न, मेल रैम। ठीक है, मेल रैम को खाड़ू कहते हैं। उसके कभी कभी 2 एक्स्ट्रा सिंह निकल आते हैं, इसलिए उसको जब वो पैदा किया नंदा देवी का जब टाइम हो गया, उसी समय वो पैदा भी हो जाता है उस इलाके में, वही नोटी के इलाके में। ऐसा नहीं कि कोई तिब्बत में भी होते हैं, तिब्बत से नहीं लाएंगे, जब नोटी के इलाके में पैदा हुए। अच्छा। तो उसको ढूंढ के लाते हैं। उस खाड़ू 4 सिंह के खाड़ू का मतलब है हिमालय में भगवती नंदा का ससुराल जा रही है, उसका जो सामान है, उसकी बिलोंगिंग्स है, उसको घोड़ा नहीं ले जा सकता है, खच्चर नहीं ले जा सकता है, उसको सिर्फ उस पहाड़ पे कौन ले जा सकते? बकरी नहीं जा सकती। और वो बकरी भी विशेष, और वो बकरी भी विशेष बकरी होनी चाहिए ना, विशेष मेढ़ा होना चाहिए। 4 सिंह मानंदा के लिए जो जा रहा। और हमने उसके पीठ पे पूरा जो भेंट लोग लिखते, छोटे छोटे बटुए बना के उसके पीठ पे लटका के देते हैं। अच्छा। पैसा सोना देता है, चांदी देता है, थोड़ा सा खाजा भी बना के देते हैं। अच्छा। वो ज्यादा भारी चीजें तो दे नहीं सकते हैं, बस छोटी छोटी। देखिए वो उसके पीठ पे चलता रहता है। हाँ सर, चौसिंग्या खाडू जो साथ साथ चलता है मानंदा देवी की यात्रा के, वो आखिर जाता कहाँ है? ये मिस्ट्री और ये सवाल हम सबके मन में घूमता है। 4 सिंह वाला जो खाडू है, ये ऐसा तो साधारण तो होता नहीं है, इसमें डिविनिटी तो होती है इसमें। ये भगवती के लिए पूरी श्रद्धा भक्ति के गहने, भेंट, सोना, चांदी जो भी लोग रास्ते में देते हैं अपने पास ले जाता है। कहा जाता है कि अपने भगवान शिव के पास, ससुरालियों के पास, नंदा देवी ससुरालियों के पास से पूरा सामान पहुंचेगा। छाया चौरड़ी में जैसे हम इस खाड़ू को विदा करते हैं, ये धीरे धीरे थोड़ी दूर तो इसको ऐसे पकड़ पकड़ ले जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो अंदर घाटी में गायब हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कैलाश चला गया, सिंबॉलिक रूप से कैलाश चला गया, उसके साथ साथ लाटू भी थोड़ी देर दूर तक जाता है जी। ब्योसिंग भी जाता है। ब्योसिंग वाला नहीं जाता पर लाटू वाला जाता है, उसको छोड़ने थोड़े थोड़े। उसके बाद ये अदृश्य हो जाता है, घाटी में कहीं खो जाता है। घाटी में कहीं खो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वो जो उधर सुतोल वगैरह के लोग उसको पकड़ लेते थे एक जमाने में जी। लेकिन 1968 की जो राजजात हुई उसमें रघुनाथ सिंह कुंवर जी और तो नौटियाल जी ने घोषणा की कि उससे पहले बलि होती थी, अष्टबलि हो। रास्ते में बहुत जगह अष्टबलि होती थी, चांदपुर गढ़ी में बलि होती थी, उसके आगे ऊपर कोटी में अष्टबलि होती थी, कोटी के बाद भगवती में अष्टबलि होती थी, कुलसारी में अष्टबलि होती थी, फलदिया गांव में होती थी, मुंदोली में होती थी। पूरी यात्रा के दौरान अष्टबलियां होती थी, उसमें कोई होती थी। 1968 की जात में कुंवर रघुनाथ सिंह जी
और अपने नौटियाल जी ने, देवराम नौटियाल जी ने एक घोषणा की कि हम इसके बाद बलि नहीं खाएंगे। अच्छा। क्योंकि भाई नंदा देवी अपने यहाँ ससुराल जा रहे रास्ते में बलि को उन्होंने अच्छा नहीं लगता है जी। तो वहां पे जब उसको खाड़ू को चौसिंगे खाड़ू बड़े भावुक होकर लोग विदाई रहते हैं और विदाई ये उसके साथ ये खाड़ू तो पेट है लेकिन उसके साथ साथ भगवती नंदा हम इमेजिन करते हैं कि नंदा भी साथ साथ चल रही है तो लोग काफी दूर तक देखते हैं। फिर एक जमाना था जब भगवती नंदा को लोग कहते थे भगवती खबरदार पैथर ना देखी अंतोषी ना हुई संतोषी भेज जाई पैथर अपनी नजर ना दौड़े और हम तो सकुशल घर पहुंचे दे तो कोई पीछे नहीं देखता। जहां वो खाड़ू गया कोई नहीं देखता था उस तरफ कि किधर गया खाड़ू और सारे लोग नीचे आ जाते थे मानते थे कि वो अदृश्य होके कहीं गायब हो गए। या कभी किसी ने पीछा करने की कोशिश नहीं करी? लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी कुछ लोग ये कहते हैं कि आगे जो सुतोल के लोग थे वो बैठे रहते हैं तो खाड़ू को पकड़ लेते थे उसका जो माल असभाव है अपने को ससुराली ट्रीट करके। अच्छा कि वहां से जो आया है वो हमारा हिस्सा है ऐसा करके उस खाड़ू को ले लेते। ठीक है तो ऐसी कथाएं और उसकी मिस्ट्री भी है रहस्य भी है कि वो कहाँ चला जाता था लोग पीछे देखते ही नहीं थे कहते खबरदार कोई पीछे मत देखना और फिर सारे लोग अपना वापस मुड़ के वापस चले आते थे और खाड़ू किधर गया किसी को पता नहीं। ये उसकी मिस्ट्री थी। और आजकल 2000 में मैंने देखा 2014 में देखा ठीक है 81 में देखा लोगों ने वो खाड़ू छोड़ दिया चौसिंगे खाड़ू और उसके बाद सारे के सारे नीचे आ गए। अब उस खाड़ू कहाँ गया क्या हुआ उसका किसी को पता नहीं। मिस्ट्री आज आपने क्लियर कर दी। और ये लोग देखो बोलने वाली बात है पुराने जमाने में लोग उस मिस्ट्री को नहीं रखते थे। ये मानते थे कि ऊपर चला गया सुतोल वालों ने इसको पकड़ लिया जो भी हुआ होगा ये नहीं मानते थे ये गए उनकी तरफ से भगवती वहां पे विदा हो गई अपने कैलाश में चली गई। खाड़ू का सामान वामान सारा ससुराल वालों का पहुंच गया और बात समापन हो गई। सर ये यात्रा बहुत छोटी मोटी नहीं है इतने खतरनाक रास्तों से होके गुजरती है बुग्याल हैं और बहुत ही अनहैबिटेबल कंडीशंस में होके यात्रा गुजरती है। रूपकुंड जैसे ये जो मिस्टीरियस लेक है इनसे इन पड़ावों से जब राजजात होके गुजरती है तो कैसा एक्सपीरियंस होता है? क्या आपने किया है या कुछ कहानियां लोग सुनी? मैंने बहुत कहानियां लोगों के अनुभव सुने हैं। देखिए एक जमाने में जब ये यात्रा जाती थी जिसमें जितने लोग पार्टिसिपेंट्स थे तो मैंडेटरी पार्टिसिपेंट्स थे चाहे 16 सयाने थे 14 सयाने थे या 12 हो गए ब्राह्मण थे अलग अलग क्षेत्रों की जो देवियां जाती थी यात्रा इतनी कठिन इतनी रिस्की होती थी ये लोग अपने घर में अंतिम विदाई करके आ जाते। अच्छा लोगों को गले लग के आज अपने घर वालों के पता नहीं वापस आते हैं या नहीं आते हैं। और कई पुरुष अपने घर में अपने बेटों को बता के आते थे मैंने फला फला का कर्जा देना भूलना नहीं। ठीक है इतनी रिस्की है यात्रा कई लोग मर जाते थे फिसल के वापस नहीं आते। लेकिन अब तो सुविधाएं हो गई अब यात्रा उतनी कठिन नहीं रही। अब तो सरकार भी हेल्प पिछली बार 2014 में हेलीकॉप्टर लगाया हुआ था। कठिन यात्रा कठिन रही। दूसरा ये है कि यात्रा में मैंने तो देखा है अगर आपके शरीर में अपनी ताकत नहीं है दूसरे के भरोसे आप यात्रा नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते। भारत का प्रधानमंत्री भी उस यात्रा को अकेले बिल्कुल दूसरे के भरोसे नहीं कर और यही नहीं कोई भी छोटा मोटा ट्रैक भी आप नहीं कर सकते इसलिए वो यात्रा कठिन तो है। और रास्ते में जब लोग जाते थे बहुत दबे दबे सुरों में अपने घर में बताते थे कि वहाँ डेड बॉडीज पड़ी रहती रूपकुंड लेक रास्ते में रूपकुंड लेक के पास डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं भूत पिशाच की तरह रहती थी। तो वो डेड बॉडीज का लोगों को किसी को उन्होंने बताया नहीं। जागरों में जरूर जिक्र है रूपकुंड की डेड बॉडीज का जिक्र वाण के जागरों में है। अच्छा और नोटी के जागरों में पूरा का पूरा वर्णन है कि राजा जस धवल वहां पे आया था कौज पटांग के साथ जी। उसको बाद में स्वामी प्रणवानंद एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे बड़ा कलेक्शन करते थे हिमालय तो उन्होंने उन जागरों का कलेक्शन अपने पास रखा था। बाद में पहाड़ पब्लिकेशन के लिए प्रोफेसर शेखर पाठक ने उसको छापा लोग हाथ करके वो जागर छपे हुए हो
और नोटी के जागर तो अपने विलियम एस सेक्स और मेरे पास है वो जागर, पूरे पूरे जागर। तो उन जागरों में जिक्र है कि एक बार भगवती नंदा को सपने में अपनी दूसरी बहन बलम्फा का साम्राज्य, कन्नौज का साम्राज्य दिखा, तो उड़ करके उधर गई और उसने कहा साम्राज्य मुझे दे दो, ये तो बहुत सुंदर है। उसने कहा भाई ऐसा साम्राज्य मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। उस बहस में फिर नाराज हो गए, वापस आ गई और उसने कन्नौज के राजा पे शाप पैदा कर गया, शाप, वो अभिशप्त हो गया पूरा का पूरा। और उसके ब्राह्मण ने उसे बताया कि शाप से मुक्ति के लिए तुम्हें नंदा देवी की यात्रा में जाना पड़ेगा। वो नंदा देवी की यात्रा में आया, उसको समय नहीं मालूम था कब जाना होता है, तो वो यात्रा हर समय अवेलेबल नहीं है। उस समय तो बर्फ से ढका रहता पूरा रास्ता। जब बर्फ से नहीं पिघलने लग जाता है, जैसे मई और जून का, जुलाई का महीना, उस समय वहां रिज पे जो योरा गली है 17,500 फीट पर, उस वाली हाइट पे तूफान चलते हैं, ब्लिजर्ड चलते हैं, कभी कभी ओला वृष्टि होती है। उसे नहीं मालूम था, उसने राजा की हनक में उसने कहा जी मेरा कुछ नहीं हो। लोगों ने कहा भाई ये समय नहीं है यात्रा का। वो जबरदस्ती चलता गया। लोगों ने कहा भाई यहाँ जूते पहन के नहीं जाते हैं, वो जबरदस्ती चलता गया। उसने कहा स्त्रियां नहीं जाती, उसने कहा कौन, मैं राजा हूँ। ठीक है, तो पूरी जो अपवित्रता उस यात्रा की जैसे माना जाता था, उस अपवित्रता को करते हुए निभाते हुए ऊपर चढ़ता गया। उसने पातर नचौड़े में नर्तकियां नचाई, सबकी सब देवी ने पत्थरों में भल दी। और आगे गया, कैलवा विनायक होके नीचे उतरा बगुआ बासा की तरफ। वहां पे उसकी पत्नी का बच्चा हो गया, प्रेग्नेंट थी रानी, उसे और अपवित्र सारा पानी वानी सब हो गया। और उसके और ऊपर जैसे रूपकुंड में वो लोग चढ़ रहे थे, तो वो जो जैसे जागर बताता है जी, लोहा सार ओला वृष्टि हुई, लोहे के समान बड़े बड़े ओले सबके सरों में गिरे, बड़े बड़े लोहे की तरह जो ओले पड़े, उससे सारे के सारे लोग मर गए। वो लोग कितने थे इसका जागरों में कोई जिक्र नहीं होता है। और जो मम्मीफाइड बॉडीज हैं उनसे भी कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो हर साल निकलती रहती हैं ग्लेशियर से। अच्छा, वो हर साल अभी भी निकलती रहती हैं। वो तो सारे लोग मर गए थे। तो उसका सबसे, वैसे तो लोग ये यात्री जाते थे, किसी को बताते नहीं थे, जागरों में बात थी, दुनिया नहीं जानते थे। दुनिया को पता चला 1940s में। 1940s में एक मधवाल जी रेंजर थे उस इलाके के, वो घूमने गए तो उन्होंने वहां डेड बॉडीज देखी दुनिया भर की, ममीज थे, बॉडी ममीज। तो उन्होंने कहा यहाँ तो ऐसा ऐसा अखबार में बात छपी। अखबार में बात छपी तो स्वामी प्रणवानंद पहुंचे वहां। वो किसी तरह खच्चर वच्चर में 1960s की बात है, वो पूरे बॉडीज उठा के लाद करके नीचे ले आए। उन बॉडीज पे जो उनको कान के कुंडल, पैरों के जूते, हाथ के कंगन, जो कुछ जितना कुछ मिला, सारी चीजें, पर्स वर्स जो चमड़े की चीजें सब उठा के वो ले आए। लेकिन हुआ क्या को नीचे लाते लाते बॉडीज तो सड़ गई, हो कंकाल मात्र रह गया। उनके समझ नहीं आया इसका क्या करना। ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट। फिर इस बात का पता चला, डीएन मजूमदार जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी के हेड थे, बड़े माने हुए नॉर्थ इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जी, और उन्होंने कभी किसी पहाड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेजा हुआ। पहाड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन जाएगा, पौड़ी के थे प्रोफेसर आर.एस. नेगी। अच्छा, कलकत्ता में वो ही वाज अ रिसर्चर एट दैट टाइम। तो प्रोफेसर आर.एस. नेगी को एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहां भेजेगा पूरी तैयारी के साथ, टीम के साथ जी। तो 60s में नेगी जी वहां पहुंचे और नेगी जी ने पूरे, ऐसा नहीं कि बॉडी लाद के ले आए, बॉडीज के जो ब्लड के सैंपल्स थे, बोन के सैंपल्स थे, फोरेंसिक पूरे सैंपल्स। उस समय डीएनए नहीं होता था, उस समय कार्बन डेटिंग होता थी। उसके बोन्स के सैंपल सारे लाके उठा करके वो ले आए और उन्होंने डीएन मजूमदार को सौंप दिया सारा का सारा। फिर वो डीएन मजूमदार ने अमेरिका भेजा कार्बन डेटिंग के लिए, जो बोन के सैंपल्स थे। तो कार्बन डेटिंग में ये रिजल्ट आया कि कोई 750 साल पुराने ये सैंपल्स है, किसके,
बोन से पता चला 750 साल पुराने। पर उनकी हाइट और उनके ये देख के हाइट वाज वेरी नॉर्मल, ज्योमेट्री बहुत डिफरेंट है, अब नॉर्मल नहीं थे उनके। तो नेगी जी ने उनके ब्लड सैंपल्स लेके उसका एनालिसिस किया था। और फिर नेगी जी ने इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे कन्नौज, आगरा के पास पूरा कन्नौज के इलाके में घूम घूम के ब्लड सैंपलिंग ली लोगों की। अच्छा। और उन ब्लड सैंपल्स से मिलाया, जो उनसे मिले, मैच खाया उन्होंने। उनका गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने एक 1995 या 96 को एक किताब छापी थी, हिमकांति में उनका बाकायदा उनका रिसर्च पेपर छपा हुआ। और वो मैच किया था, वो मैच किया उन्होंने बाकायदा, और मिला वो मैच जो ब्लड सैंपल्स थे। तो कन्नौज के राजा की जो कहानी है, कन्नौज के राजा की कहानी मिलती जुलती है, लोग काफी मैच करता, कन्नौज का राजा ही थे और वही था। क्योंकि 2004 में जब नेशनल ज्योग्राफिक ने प्रोफेसर विलियम एसेक्स के नेतृत्व में वहां पे रिसर्च करवाई, तो वो डीएनए के लिए कुछ सैंपल्स लेके वो लोग गए ओटी, और डीएनए में फिर पता चला ये लोग जो बॉडीज हैं, कोई कितना निकाला था उन्होंने, तो 750 साल बताया था, इन्होंने 850 या 900 साल बताया, 900 साल पुराना है। और उन्होंने उनकी रिसर्च में वही बताया, जितने स्कल्स थे छोटे बच्चों के, बड़े लोगों के, जो उनको स्कल्स मिले, स्कल्स में डेंट पड़े थे, गोल गोल डेंट पड़े हुए थे। इसका तो कोई नेचुरल डिजास्टर, ओलों से मरे ये लोग। ये कंक्लूजन ये निकला, ये लोग ओलों से मरे, लोहा समान ओलावृष्टि, लोहा समान ओलावृष्टि थे। ये लोग कुछ ज्यादातर राजस्थान के थे, कुछ कहीं थे, कुछ कहीं के थे, ये सारा चला। और उन्होंने एस्टेब्लिश किया उसको, किसने? नेशनल ज्योग्राफी की टीम में, विलियम एसेक्स के नेतृत्व में। उसके बाद लोगों का खोपड़ी चलती रही है, था क्या, रोपुन ऐसे लोग वहां से स्केलेटन उठा के ले जाते। येती का जिक्र कोई कहते हैं जोरावर सिंह की सेना थी, महाराजा रणजीत सिंह का जो सपा सालार जोरावर सिंह था, वो चाइना जा रहा था, वो रास्ता चाइना तिब्बत जाने का नहीं था, वो रास्ता वो तो कैंसर, ठीक है। फिर 2019 में एक कुछ रिसर्चर की टीम ने एक और रिसर्च की उस पर, वहां के जो डीएनए सैंपल्स लिए उन्होंने 38 डीएनए सैंपल अलग अलग बॉडीज के लिए, ये इन लोगों ने एक रिसर्च की, और नेचर कम्युनिकेशन नंबर 3670 में इन्होंने एक रिपोर्ट छापी 2019 में। अच्छा। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने टाइटल ही दे दिया रिपोर्ट का कि दैट मिडिवल ग्रीक एंसेस्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है। इसमें ग्रीक 14 लोग जो हैं ग्रीक्स के डीएनए से मैच खाते थे उनके डीएनए। अच्छा। तो ग्रीक लोग यहाँ कहाँ से आए? 23 लोग जो थे वो साउथ एशिया के थे। साउथ एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये साउथ एशिया हो गया। उनके डीएनए साउथ एशियन से मिल रहे थे, और कम से कम 8 लोगों के सैंपल्स ग्रीक से मिल रहे थे। ठीक है, तो ये ट्रेस हो पाया ग्रीक यूरोपियंस का? ग्रीक यूरोपियन ट्रेस नहीं, और उन्होंने कहा एक साउथ ईस्ट एशियन का भी डीएनए सैंपल उसमें। 23 और 14, 37 और 1, 38 सैंपल्स लिए थे। लेकिन अगर तुम आर्कियोलॉजिस्ट से पूछो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से पूछो, वो आपको सीधा सीधा उत्तर देंगे कि ये जरूरी नहीं है कि ग्रीक उसमें भाग ले रहे थे। हम ही लोगों में, तुम में और हम में, किसी में भी ग्रीक का डीएनए हो सकता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंटली इधर से उधर जाते आते रहे, किसी में हो सकता है, साउथ ईस्ट एशियन का हो सकता है। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनका जो रिजल्ट्स थे, दीज वर नॉट वेरी शॉकिंग और दीज वर नॉट स्टार्टलिंग। ऐसे चौंकाने वाले नहीं थे रिजल्ट्स, बहुत नेचुरल थे। ये लोग वहां पे थे जो यात्रा में थे, एशियन ही थे ज्यादा, हम ही लोग थे। ये उसका रिजल्ट रहा। अभी हाल ही में एक और टीम ने, उसका नाम बोला, उन्होंने भी उसके डीएनए पे काम किया, बट दैट इज वेरी मिसलीडिंग। मेरी प्रोफेसर विलियम एसेक्स से बात हुई थी, उन्होंने कहा ये सब फर्जी रिसर्च है जो बात की है। नेचर वाली तो ठीक है, कम्युनिकेशन नंबर 37670 वाली 2019 की, लेकिन उसके बाद किसी ने और ऐसे नकली उठा के बना दी। दैट इज नॉट वेरी ऑथेंटिक। मैं वो उसका एक किस्सा भी सुना था हमारे यहाँ, उसके प्रमाण मैंने कहा ना, उसमें इसके जागर नोटी और वाहन में उपलब्ध रूपकुंड यात्रा के। तो नोटी में कुशलानंद नौटियाल जी एक नाटक किया करते थे हर साल, रूपकुंड रहस्य
अच्छा। हाँ, मार्च के महीने में वो नाटक होता था और उसमें एक गाना गाया जाता था, घोरे रहो रानी बलम्फा। जब वो यात्रा पे जाने लग गए तो राजा ने कहा, यार मेरी रानी बलम्फा, जो नंदा देवी हाँ की वाह, बहन। हाँ बहन तुम घर ही रहो, तेरो बालो जड़ी लो जी, तेरा छोटा बालक है, जड़ी लो मतलब छोटा बालक है, बालो जड़ी लो संगमा ली जो लो, मैं स्वामी संगमा होनो जी। उनका नहीं तेरो बाल ही जड़ी लीजिए, ये सब कहा, लेकिन वो जबरदस्ती हो गए। उस नाटक में सारा दिखाया जाता था, उन जागरों के आता था, अच्छा। जो जागर वहां पे गाए जाते थे, उसका नाटक भी किया जाता था। और नेगी जी ने भी गाया, और बहुत बढ़िया गीत है, घोरे रहो रानी बलम्पा वाला। तो मैं राज जात पे वापस जाना चाहूंगी। और राज जात एक उत्सव की तरह हम मनाते हैं, हालांकि उसमें विरह भी है, भक्ति भी है, बट जब राज जात की बात होती है तो चांदपुर गढ़ी का नाम भी जरूर सामने आता है। तो चांदपुर गढ़ी का क्या महत्व है? गढ़ी देखिए, चांदपुर गढ़ी एक जमाने में जब कनक पाल, पहला राजा कनक पाल, जिसको भानु प्रताप राजा नाम के राजा ने अपनी बेटी दी थी दहेज में, और उसको कहा था तू यहाँ पे चांदपुर के पास अपना छोटी सी गढ़ी बना दे और अपना राज शुरू कर दे। कत्यूरियों ने दिया था। उसके बाद कत्यूरियों की अपनी गढ़ी, पठान गढ़ी तो थी जहाँ से वो राज करते थे, गढ़वाल और कुआं दोनों जगह करते थे। तो उन्होंने चांदपुर गढ़ी का उसको राज दिया, तो उसने वहां पे राज किया राजा ने। उसके बाद परिस्थितियां ऐसे बने, कत्यूरी राजा चले गए अल्मोड़ा बैजनाथ की तरफ, ये राजा जो है वहां से छोड़ करके देवलगढ़ आ गया। अच्छा। तो उसने अपने जो छोटे भाई थे, जो रिश्ते में मतलब चाचा ताऊ के या छोटी माँ के बच्चे, कुंवर लोग उनको कहते थे, कांसवा के कुंवर, उनको चार्ज दे दिया कि आप राज जात का काम अब आप लोग करेंगे। और हम लोग कहाँ से, देवलगढ़ से या श्रीनगर से, ये राज जात की विदाई में हम आ जाएंगे। और कहाँ पे आएंगे, जो गढ़ी है चांदपुर की, जो राजा की गढ़ी थी, बाद में उजड़ गई थी, तो उजड़ने के बाद भी आते रहे, अभी भी आते हो। राजा का एक वंशज चांदपुर गढ़ी में आज भी, जब 2026 में फिर यात्रा होगी, एक आदमी वहां पे राज जात को विदाई देने चांदपुर गढ़ी में आएगा, क्योंकि गढ़ी जो है एक रॉयल्टी का सिंबल है, और रॉयल्टी का सिंबल है, तो वहां पे एक रॉयल्टी आके देवी को विदाई देगा, क्योंकि रॉयल्टी अब कर नहीं रही, उनके छोटे भाई कर रहे हैं। सर, आप इतनी राज जात में शामिल हुए हैं, आपका कोई इमोशनल मोमेंट या कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगे कि अलग था काफी? इमोशनल मोमेंट ये है कि वो जो उसका मिथक है ना, जो नैरेटिव है, तो उससे हम बचपन से जुड़े हुए हैं जी। उसके मिथक से जुड़े हुए, और अपने आसपास जो हमने अपनी दीदी दूदी सबकी विदाई हम देखते थे, उसको हम हमेशा देखते रहे। तो हमने, इसलिए मैंने उस इमोशन का यूज किया अपने नाटक में, नंदा देवी राज जात 2000 जो नाटक मैंने लिखा था जी। तो जब वो देवी की विदाई होती है, जिसमें एक पत्रकार पूरी राज जात को देख रहा है, नाटक वहां से उभर रहा है, पूछता है देवी की चीज सब देख रहा है, वहां से नाटक निकल रहा है। तो उसके बाद वो लास्ट उसका डायलॉग ये है कि अब ठीक है, नंदा देवी की यात्रा की तरह गांव में कोई बेटी की विदाई की एक दृश्य दिखाई देगा, ठीक है। और मुझे ये समझ नहीं आया कि जो नंदा देवी राजा ये विदाई हुई, ये नंदा की गौरा की विदाई थी कि हमारे किसी ध्यान की विदाई की। और उसके बाद एक गाना, बहुत सुंदर सा गाना शुरू होता है, दण मन रोंदी छाया की चौराड़ी की। रो रही है कौन, नंदा रो रही है, और इधर नाटक में हम दिखा रहे हैं बेटी विदा होते हुए रो रही है। इमोशन दोनों मैच करना ना, बेटी विदाई का इमोशन हो। तो ये उसका विदाई का था। और उसका विदाई जब हम राज जात में जाते थे, तो हमें एक दृश्य बहुत बढ़िया लगता था, जहाँ जहाँ भी महिलाएं मिलती थी, मुंगरी ककड़ी लेके आती है, और फिर कहते भली कहनी जय गौरा अपना मुलक पर, अपना मैं त्यों तय गौरा जैसे दे भाई, तेरा मैं तो होली गौरा झालू की काकड़ी, तेरा मैं तो होली गौरी गौरा बाड़ू की मुंगरी। टुगेदरनेस का जो सेंसेशन है, इतने बड़े लोगों के पार्ट होना, बिल्कुल यात्रा में लाखों लोगों की जी एक जो और वो एक इमोशन फील करना, एक संप्रदाय, एक समुदाय है, उस इमोशन को फील करना, बेटे की विदाई हो रही है। और कल्चरली भी ये यात्रा इतनी सिग्निफिकेंट है, इतना बड़ा रिसोर्स है हम लोगों के लिए
ये गढ़वाल और कुमाऊं का अगर कि अलग अलग जातियों और उनका मिलन का एक पॉइंट है तो वो नंदा देवी राजात है। बिल्कुल। हमारे एक प्रोफेसर MP जोशी हैं, देहरादून में एक किताब का विमोचन कर रहे थे हम लोग, शंकर भाटिया की किताब, बहुत बढ़िया किताब लिखी उन्होंने नंदा देवी राजात। तो जोशी जी कह रहे पहाड़ियों अपनी नंदा देवी को बचा के रखना, भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगी। सर, नंदा देवी राजात का एक थिएटर, एक नाटक भी आपने क्यूरेट किया था और जर्मनी में आपने परफॉर्म किया था, तो क्या आपको लोगों के रिएक्शन मिले वहां पे? कैसा डिफरेंस? देखिए, जर्मनी में उन लोगों को ये समझाना, जैसे नॉस्टैल्जिया समझाना, खुद क्या चीज होती है बेटी को। अब तुम्हारी पीढ़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको खुद का इतना एहसास नहीं है क्योंकि तुमको नॉस्टैल्जिया नहीं सहना पड़ा ससुराल और मायके वाला, ठीक है, जो पुरानी पीढ़ी के बच्चों। अब कनेक्शन इतना बेहतर हो चुका है आज के डेट में। दूसरा ये है कि खुद को सबसे बड़ा दुनिया से मिटाने वाला जो यंत्र है वो है टेलीफोन। जी। टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन, मोबाइल, अब तो स्मार्टफोन आ गया, इंटरनेट, इसने खुद को दुनिया से हटा दिया है जी। अब खुद हो ही नहीं सकती। मेरी बेटी सिंगापुर में रहती है, दूसरे तीसरे दिन मैं उसको फोन पे देख लेता हूँ, बातचीत हो जाती, तो इसलिए खुद नहीं रही। एक जमाने में खुद बहुत ज्यादा होते थे। खुदेड़ गीतों का एक बहुत बड़ा साहित्य था। अच्छा। मांगलों में था, नंदा के जागरों में था, ठीक है, मांगलों में है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल। हे ऊंची डांडियो तुम निसी हुए जाओ, घोड़ी कोलायो तुम छाटी हुए जाओ, देखण देवा बाबा जी को देश जी, ठीक है। तो ये जो खुद वाला कंसेप्ट था, जर्मन को समझाना, तुमको नहीं समझाता, जर्मन को समझाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक मैं जब उनको एक सीन डायरेक्ट कर रहा था, नारद ने आके कहना था उसको, किसको? हेमंत ऋषि को, ये कैलाश में भगवान शिव है और यहाँ तुम्हारी बेटी है, उन दोनों की शादी मैं करवा दूंगा। ये डायलॉग बोलना था। मैंने कहा भाई चल चल अंग्रेजी में बोल दे पहले, तब हिंदी में बोल। तो एरिक स्वाबा, वो लड़का जो नारद बना हुआ था, वो कहता है, oh look Hemant Rishi, here is your daughter married, eligible for marriage, and there in the Kailash is Lord Shiva, the most eligible bachelor. Ask your daughter to fall in love with Lord Shiva. उनकी कल्चर वही है, ask your daughter, क्योंकि वहाँ प्यार, without falling in love you cannot get married. Right. तो कहता ask your daughter to fall in love with Lord Shiva. क्योंकि कल्चर में डिफरेंस है। और आपने बोला अब तो हमारी जनरेशन, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए भी वो खुद एक्सपीरियंस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या ये कहानियां, ये थिएटर ग्लोबल कैपेसिटी रखते हैं? ग्लोबल कैपेसिटी क्यों नहीं रखते हैं? आप नंदा देवी का सारे जो विसिसिट्यूड्स हैं, जो उसका वो पूरा जो क्या कहते हैं, जो पूरा ड्रामा है, passing from one village to another village, from one ridge to another ridge, इसको आप ग्लोबल लेवल पे उसको दिखाएंगे, उस एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करें, तो लोग दे विल फाइंड इंटरेस्ट इन इट। क्योंकि उसमें एक चीज नहीं है ना, खाली कहानी नहीं है, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें डांस भी है, उसमें नैरेटिव भी है, उसमें पोएट्री भी है। सर, नंदा देवी राजात 280 किलोमीटर जैसे आपने बताया कि है, और लगभग 2 से 3 हफ्ते लगभग इसमें लग जाते हैं। लाखों लोगों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और दूर दराज के बुग्यालों में और ऐसे अनहैबिटेबल कंडीशन में हम जाते हैं। हम अपने साथ बहुत सामान लेके जाते हैं और अभी 2026 में भी यात्रा होने वाली है, तो क्या हमें वेस्ट डिस्पोजेबल के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए? बहुत बड़ा इश्यू। देखिए, जो नंदा देवी राजात का सबसे बड़ा जो इश्यू भविष्य में 2026 में उभर कर आएगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जी। हम डिग्रेड तो कर रहे हैं ना वहां जाके। हम अपने साथ बहुत सारा सामान, और लोग तो कई इतने लापरवाह लोग हैं, बॉटल्स लेके जाते हैं, कांच के बॉटल्स लेके जाते हैं। बुग्याल में पूरा टेंट, बुग्याल में मैगी के पैकेट और फला बिस्किट के पैकेट और क्या, यही नहीं, कुछ लोग ऐसे अपने ग्रीडी लोग हैं जो वहाँ की जड़ी बूटियों को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा। वहाँ का चोरू हो गया, वहाँ का आर्चा हो गया, वहाँ का वो जो सखिया हो गया, एकोनाइटम हो गया,
सारी चीजों को उखाड़ने की कोशिश करते हैं और अपने झोले में लेके आते हैं वहां से। अच्छा। तो हम लोग तो पर्यावरण को तो वहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, और दूसरा ये वेस्टेज वहाँ पे बहुत जमा कर रहे हैं। 2000 में मुझे याद है कि मनोज रांगड़, भीम सिंह नेगी और एक तीसरे नोटियाल जी थे, ये लोग पीछे पीछे जाके पूरा वेस्टेज निकाल कर एक गड्ढे में दफन कर रहे थे, दबा रहे थे नीचे, ताकि वो इधर उधर और न फैले। और 2014 में सरकार ने कोशिश की कि वहां पे कोई भी वेस्टेज बचे नहीं, क्यों, लेकिन वेस्टेज के जो ढेर थे, मैंने कई फोटोग्राफ्स देखे, तो वेस्टेज के ढेर जगह जगह। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि एक खास किस्म का वेस्टेज किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए ऊपर ले जाने का। आप जो है खाने पीने के सामान में सिर्फ पकाने वाला सामान ले जाइए, जो आपको कहीं पे पका पुका मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो रेडीमेड फूड, जंक फूड, ये कहीं पे अलाउ होना ही नहीं। क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को डेजिग्नेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए उनको, एज ए वॉच डॉग आप लोग उनको अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार अगर हर जगह नहीं होती तो वो लोग वहां पे जाके लोगों पे कंट्रोल रखें और इन चीजों को धीरे धीरे लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, ऐसा काम ना करें वहां। और वहाँ दूसरा सबसे बड़ा इश्यू 2026 में जो उठने वाला, आप कितने लोगों को भेज सकते हैं ऊपर? लिमिट होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप पर इतनी बड़ी यात्रा, इतने 25, 30, 40 हजार लोग ऊपर भेज दिए। कोई अगर किसी ग्लेशियर में, शिला समुद्र एक ऐसा ग्लेशियर है जिसमें लोग रात में सोते हैं जी, लेकिन उस ग्लेशियर के नीचे पानी बहता रहता है। वो जो है ऐसा ग्लेशियर है वो कभी भी सिंक कर सकता है, ज्यादा भार पड़ेगा वो सिंक भी कर सकता है। बिल्कुल। और 100, 200, 20, 25, 40 लोग भी अगर सिंक अंतर कर गए तो कितना बड़ी त्रासदी हो जाएगी, कितना बड़ा पैनिक हो जाएगा वहाँ। तो ये चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। कई जगह हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा लोगों का भार नहीं ले जा सकते हैं, जैसे शिला समुद्र के बाद ऊपर जो पूरा होमकुंड का ग्लेशियर है जी, वो पूरा अनस्टेबल है, उसमें कभी भी आप सिंक कर सकते हैं, वो नीचे जा सकता है, ठीक है। फिर नंदाकिनी नदी है, उसमें पिछली बार हम गए, नीचे का तो पुल बह ही गया था, ऊपर जब पानी बह जाता बढ़ जाता अचानक, फिर ऊपर के पुल से कुछ लोग गए, कुछ लोग रस्सी से गए, एक आध बह भी गया उसमें। सर ये तो आपने बहुत सही बात बोली कि हमें इसका चेक लगाना चाहिए, बट आजकल आपको नहीं लगता लोग स्पिरिचुअल जर्नी, वो जो नॉट स्पिरिचुअल जर्नी वाले बहुत कम लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेकर्स। यस, आज के दिन में हमारा पहाड़ का हर जवान लड़का और जवान लड़की सोचते हैं कि हम अगली बार नंदा देवी राजजात में ट्रैक करने जाएंगे। जी बिल्कुल, वो तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है नौकरी में पैसा भी बचा रहे हो। तो पिछली बार देखा वो बच्चे लोग, जवान लोग पूरे ट्रैक में, दे वर नॉट वेटिंग फॉर नंदा देवी प्रोसेशन, अपने आप में अकेले वो चलते जा रहे थे, उनके वो जो सोलर चार्जर और सारे लगा रखे हैं पीठ पे, एवरी मॉडर्न फैसिलिटी, दे वर इक्विप्ड विद एवरीथिंग दैट वाज अवेलेबल। हाउ मिसिंग है आज के यात्रियों में भाव, वो चीज नहीं है। और इस यात्रा में जो मैंने महसूस किया 2087, 2000 और फिर 2014 में, जो एक अनुष्ठान होता है, जो नंदा देवी का जो अनुष्ठान होता है, जो जागर होता है, जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सो वो अनुष्ठान कमजोर पड़ रहा था कई जगहों पे। मुझे महसूस हुआ अनुष्ठान को हम लोग को कमजोर नहीं होने देना है। वो जो इस नंदा देवी राजजात का बहुत बड़ा पावरफुल सॉफ्टवेयर है अनुष्ठान जी, वो नहीं होगा तो आप इसको खाली ट्रैकिंग जर्नी बना देंगे, उसको देवी की यात्रा नहीं होगी वो। और कौन से ऐसे हेरिटेज फेस्टिवल या ऐसी यात्राएं हैं सर जो ग्लोबल लेवल पे रीच ले सकते हैं आज की? नहीं, ग्लोबल लेवल पे एक नंदा देवी राजजात तो बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ तो 500 देवी देवताओं की यात्राएं 6 महीने तक चलती रहती है जी, 6 महीने तक चलती ही रहती है वो। इस गांव में, उस गांव में कुछ यात्राओं में, हर रात को अभी कुछ यात्राएं शुरू होने वाली है। मुखौटा नृत्य होते हैं, पूरे नाटक होते हैं जी। वो तो ऑलरेडी रामायण जैसे फेस्टिवल तो ऑलरेडी यूनेस्को हेरिटेज। रामायण तो एक स्टेशनरी फेस्टिवल है जी, ठीक है, लेकिन जो मुखौटे होते हैं यात्राओं के दौरान, 4 यात्राओं के दौरान, द्वारी देवी की यात्रा के दौरान, कंस की यात्रा के दौरान, चंडिका की यात्रा के दौरान, जाग की यात्रा के दौरान, वो अलग है। ये मुखौटे और अभी हम कल्चर है सर, ये कहाँ से आए हमारे? मुखौटे तो हमारे यहाँ देवी देवताओं के प्रतिरूप हैं,
ठीक है, जो मूर्तियां है ना देवी जी। देवताओं की, तो देवी देवताओं की मूर्तियों को आप चला नहीं सकते हैं, उनकी जगह पे मुखौटे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उनमें देवी देवता नहीं है, वहाँ पे मानवीय मुखौटे भी हैं, जानवरों के मुखौटे भी हैं। वो नाटक का पार्ट है देवी देवताओं के साथ, रेलेवेंस ऐड करने के लिए। रेलेवेंस नहीं, वो पार्ट ऑफ द स्टोरी है वो। अच्छा, स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है। स्टोरी टेलिंग का तरीका है। सर, हमारे व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए, तो मैं वो भी आपसे पूछना चाहूंगी। सर, आपने बहुत सारे ऐसे लोकगीत, लोक नाटकों का आपने संचय किया है, कल्चर प्रिजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल आपने प्ले किया है। आपको क्या चैलेंज इसमें आया डॉक्यूमेंटेशन में? क्योंकि आगे फ्यूचर में अगर कुछ कोई ऐसे रिसर्चर्स, स्कॉलर्स हैं जो ये करना चाहें, तो उनको एक प्रेरणा मिलेगी इससे। चैलेंजेस ये हैं कि हम लोग बहुत धैर्य से उनको डॉक्यूमेंट करना पड़ता। कोई भी चीज है, लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, हाँ इतना बहुत है, इतना बहुत है। वो कहीं पे मजाक भी कर रहे हैं और अनावश्यक भी बोल रहे हैं, या बीच में आके कोई दूसरा फोक सिंगर कहता जी मेरा भी रिकॉर्ड करो, तो किसी को उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे दुनिया से विदा हो रहे हैं जो इसके जानकार हैं। और हमारे यहाँ कई ट्रेडिशन है जो मंदिरों में नृत्य के ट्रेडिशन थे, वो खत्म हो गया, हम उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। सर, हमारे पास क्या प्रॉपर इस तरह का सेटअप है या कोई प्रोजेक्ट? हमारे पास नहीं है। देखिए, इसमें तो पब्लिक स्पेयर होना चाहिए, पीपल्स फ्रंट्स, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस। अब उस जमाने के 60 के दशक में बृजेंद्रलाल शाह ने पूरे गढ़वाल और कुमाऊं के जो ट्रेडिशन थे उनको टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके जी जमा रखा अपने पास, और उसके आधार पे 1995 में देव सिंह पोखरिया जी ने नंदा देवी के अल्मोड़ा के मंदिर के पूरे जागर उतार करके लिख दिए। अगर बृजेंद्रलाल शाह ने ये काम नहीं किया होता तो वो जागर तो गए होते अल्मोड़ा के पूरे। तो सर, इससे हमारी कला, हमारा फोक कमजोर तो होगा, नहीं हो रहा है? लुप्त तो होगा धीरे धीरे, अगर हम उस चीज को, उसके स्ट्रेंथ को हम नहीं रखेंगे। जो आजकल लोग गीत लिख रहे हैं और गा रहे हैं गढ़वाली में, वो तो कॉपी पेस्ट है ज्यादातर, यहाँ से धुन ली, वहां से ले, कुछ मोटिव जो गीत के होते हैं, जोड़े तोड़े और गीत बन गया। सर, जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो आप अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन इसमें लगते हैं कि ताकि लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिले? नहीं, उसके टिप्पणी में, कमेंट्री में देना पड़ता है। जो टेक्स्ट है उसका तो आपको सिर्फ अनुवाद करना है जी, उसमें आप बदल नहीं सकते हैं। आप उसमें कुछ गलतियां में तो उनको ऐसे ही रहने देना चाहिए। अच्छा, अपना एक्सप्लेनेशन है तो उसके अलग से जो टिप्पणी लिखनी है, उसमें रिसर्च पेपर लिखना, उसमें आपका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उसमें नहीं आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में जो भी शब्द है, जो भी भाषा, वो वही रहनी चाहिए। जैसे नंद किशोर हटवाल जी ने अपना डॉक्यूमेंट किया था छाछड़ी का, चाचड़ी जमाको जी, छाछड़ी जमाको उन्होंने किया। चाचड़ी जमाको में उन्होंने चाचड़ी नहीं, उन्होंने झोड़े भी डॉक्यूमेंट के कलेक्ट किए, जो गढ़वाल में पूरे चाचड़ी और झोड़े जो होते हैं जी, वो सारे जोड़े रखे। उनमें कई ऐतिहासिक जोड़े भी हैं, कई पौराणिक भी हैं, ठीक है, कई अनुष्ठानिक भी हैं। तो इसमें आपका अगर एक पर्सपेक्टिव मिले तो बाकी फेलो रिसर्चर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। पर्सपेक्टिव है, उन्होंने मेहनत करके जो चीज उठा के रख दी। और वो जोड़े, वो चांचरे आपको उन गाँव में मिलेंगे नहीं जो उन्होंने उस जमाने में रिकॉर्ड कर दी जी। अब वो जोड़े और चाचरी हैं, उनकी गायकी क्या है, उनका डांस क्या है, आप थोड़ी बहुत रिसर्च करके उनको रिक्रिएट कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और डांस की ऐसा नहीं है, डांस की हमारी वैल्यू खत्म हो गई है। आप आज भी देखिए शादियों में लोग, खासकर महिलाएं, पतले पतले कपड़े पहन के दिसंबर के महीने में भी डांस करती रहती। इसका मतलब डांस का मोटिव, डांस की इंस्टिंक्ट उनके अंदर बहुत स्ट्रांग है। तो हमको उनको डांस के मौके देने चाहिए। शहरों में, हम तो शहरों में आ गए ना जी। डांस क्लब्स बनने चाहिए शहरों में, देहरादून में बनने चाहिए, रुड़की में बनने चाहिए, जहाँ पे लोग आके नाचें। ये थोड़ी नहीं शादी के दिन ही नाचेंगे बेचारे, बिल्कुल, उनको स्पेस चाहिए नाचने के लिए। और अगर डांस कोई हम लोग लगातार करें, विधिवत डांस करें जी, तो हम जो आजकल शहरों में एक नई बीमारी हो रही है डिप्रेशन की, वो डिप्रेशन की बीमारी नहीं होगी। इसको दूर करना तो डांस करना, और डांस समय समय पे करते लेकिन डांस भी ऐसे फोर्ड से आदमी अट्रैक्ट नहीं होगा। डांस का जो उसकी एस्थेटिक क्वालिटी है, जो गीत के कंटेंट हैं, गीत की जो धुन है,
वो लोगों को आकर्षित करेगी, तभी तो लोग डांस करेंगे। बिल्कुल ऐसे फॉरवर्ड में तो थोड़ी देर तो कर लेंगे, फिर भूल जाएंगे लोग। जी। लेकिन पूरा जो डांस अच्छे गीत के साथ होगा, चाहे नेगी जी के गीत के साथ हुआ, चाहे चांचरी के साथ हुआ, चाहे झोड़े के साथ हुआ, उसमें लोग डूबेंगे, उसमें डूब करके डांस करें। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल गुजरात और- है, जैसे नवरात्रों में नवरात्र डांडिया डांस में करते डांडिया हैं, डांस कर, ऐसे हम भी अपने किसी त्योहार पे डांडिया करते के हमारे यहाँ तो चौफला तो डांडिया ही है, सिर्फ जी। छड़ी नहीं है। हम्म, हाथ से आगे पीछे हम करते हैं, छड़ी नहीं है हमारे पास, जी। तो डांडिया ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसकी एस्थेटिक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जी। खाली नाचने हाथ पैर चलाने के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें उनका मन भी रमना चाहिए। इस तरह के गीतों के साथ, इस तरह के रिदम के साथ हम डांस करेंगे शहरों में, तो हम एक अच्छी सोसाइटी बनेंगे। हम लोगों को डिप्रेशन नहीं होगा, हम लोगों को एक दूसरे को और संस्कृति भी मिलने के रहेंगे। और संस्कृति से जुड़े रहेंगे, लोगों से मिलने जुलने के मौके मिलेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल। सर ऐसे और कौन से थिएटर या नाटक अगर क्यूरेट करना चाहें आप, तो क्या आपकी लिस्ट में होंगे? नाटक के लिए होती एक उसका नाटक एक ट्रेनिंग होती है, एक ट्रेनिंग के उसका मैनुअल्स होते हैं। जी। नाटक कैसे किया जाता है, नाटक में बहुत गंभीर विषय है ये। नाटक में अभिनय करने वाले लोग होने चाहिए, नाटक का जगह होनी चाहिए। आप बताइए, देहरादून में पहले तो विषय होना चाहिए। विषय होना चाहिए। देहरादून में जो लोग नाटक करना चाहते हैं उनको रिहर्सल की जगह ही नहीं है। एसपी ममगाई ने परेशान होकर अपने घर में फिर एक छोटा सा स्पेस बनाया रिहर्सल के लिए। तो जब हम शहर बसाते हैं तो शहर में नाटक के रिहर्सल की भी एक जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने सर्वे चौक पे ऑडिटोरियम बना दिया, उतना महंगा ऑडिटोरियम कौन लेगा? एक कोई भी थिएटर का ग्रुप, उसको एक जगह आपको उसी में देनी चाहिए थी अंदर से रिहर्सल के लिए। या आपने रिस्पना पे जो ऑडिटोरियम बनाया उसमें रिहर्सल की एक जगह स्पेस होना चाहिए था। आपको शहर के कोने कोने में एक रिहर्सल का स्पेस देना चाहिए, लोगों को परफॉर्मेंस का स्पेस देना चाहिए। बिल्कुल। तभी तो फलेगा फूलेगा वो। तो एक तो स्पेस होना चाहिए, ट्रेनिंग की कल्चर होनी चाहिए, अच्छे नाटक होने चाहिए। नाटक लिखने वाले पैदा हो जाते हैं। आज कुलानंद घनसाला लिख रहे हैं या मैं लिख रहा हूँ नाटक, और लोग भी लिख सकते हैं नाटकों को, लेकिन उसका एक माहौल होना चाहिए। जैसे दून यूनिवर्सिटी में थिएटर डिपार्टमेंट खुल गया जी। स्पर्श हिमालय में थिएटर डिपार्टमेंट है, हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में थिएटर डिपार्टमेंट है। हर साल 20-20 बच्चे ट्रेन होके बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो दुनिया में कर ही रहे हैं ना वो। थिएटर का एक माहौल बात, तो थिएटर अपने आप में कंपोजिट आर्ट है। वो अपने में म्यूजिक भी लेता है, वो अपने में डांस भी लेता है, वो अपने में पेंटिंग भी लेता है, वो अपने में हिस्ट्री भी लेता है। इस बातचीत में मेरे साथ डॉक्टर शैलेंद्र मैठाणी भी मौजूद हैं। डॉक्टर शैलेंद्र मैठाणी अपने आप में एक बहुत बढ़िया गीतकार, साहित्यकार, रिसर्चर, फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं। और इन्होंने 2014 की राज्य के लिए जो हमने 2 घंटे का एल्बम, म्यूजिक एल्बम बनाया था, उसमें इन्होंने बहुत सारे गीत गाए थे। तो नंदा देवी के बहुत ही जो मर्मस्पर्शी, बहुत भावुक कर देने वाले प्रसंग हैं, उनके कुछ गीतों के टुकड़े डॉक्टर शैलेंद्र मैठाणी आप लोगों को ले गा के सुनाए। भली की जय गौरा अपना मुलुक, भली की जय गौरा अपना कैलाश, भली की जय गौरा अपना मुलुक, भली की जय गौरा ऊंचा कैलाश, तेरा मैत फुली गौरा झालू की का खड़ी, तेरा मैत फुली गौरा बाड़ू की मुंगरी, भली की जय गौरा
करुणा मुलुक भली की जय गौरा ते ऊंचा कैलास। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके सर, और रात जात के तो नॉस्टैल्जिया में आप ले गए। अगले साल मुझे इंतजार रहेगा, और साथ ही एक इंसाइक्लोपीडिया जो आपके अंदर है, थोड़ी सी झलक हमें भी उसकी मिली। आई होप हमारे ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। धन्यवाद बहुत थैंक यू बहुत। सर।